गुड इवनिंग सारी भाइयों। राम राम भाई, कैसे हो? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बढ़िया, चलो दैट्स नाइस। मैं बढ़िया हूं, मैं हमेशा बढ़िया रहता हूं। क्या होगा मेरे को? ज्यादा से ज्यादा खांसी से परेशान रहता हूं मैं। बाकी का कोई रोग अपने को नहीं छूता है। समझे? बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई प्रॉब्लम, कफ और खांसी का ही प्रॉब्लम है। अंकित सर भी तो परेशान ही रहते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते। चलो भाई लोग देखो, दो दो ना रिकरेंस रिलेशन में दो तरीके की रिकरेंस रिलेशंस आती है अपने लोगों को। ठीक है, एक जो होता है वो होमोजीनियस इक्वेशन होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होता है। नॉन होमो, ठीक है, जीनियस। एक होमोजीनियस इक्वेशन है, दूसरा जो है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो बेसिकली अपने को ये पता करना है कि होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। आज मैं आप लोगों को होमोजीनियस पढ़ाऊंगा और कल जो है वो मैं आप लोगों को नॉन होमोजीनियस पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग चलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन किसे कहते हैं। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं रिकरेंस रिलेशन। अब हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिकरेंस रिलेशन। इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिखने वाला, क्योंकि ये रिकरेंस रिलेशन आप लोग जो है वो बेसिकली हर एक जगह पर पढ़ते हो। मतलब आप लोग क्या करते हो मालूम है, रिकरेंस रिलेशन जो होता है बेसिकली, you people are studying this recurrence relation in data structures, you people are studying this recurrence relations into your algorithm, and recurrence relation का सेम कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग यहां पर भी पढ़ते हो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में रिकरेंस रिलेशन का क्या उपयोग है और हम लोग क्या सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो रिकरेंस रिलेशन पढ़ने के पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन मेरा ये है कि लेट्स कंसीडर देयर इज अ सोसाइटी, ओके, इन सोसाइटी और इन कॉलोनी, लेट्स कंसीडर, ओके, देयर इज 5 बैक्टीरिया। सुनते रहना, बस कहानी के जैसे पढ़ा दूंगा, रिकरेंस रिलेशन कुछ है नहीं इसमें। इन ए कॉलोनी देयर इज अ 5 बैक्टीरिया which is present, ठीक है, which is present at time 0, which is present at time 0, ठीक है, and the bacterias are increasing 2 times as the previous one, 2 times as the previous। सुनते रहना बस कहानी की जैसा, कुछ नहीं है। Bacteria are increasing 2 times at the previous, 2 times as the previous one. What will be total bacteria? ठीक है, ये बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लिखा है मैंने जस्ट डिफाइन करने के लिए कि है क्या ये। ठीक है, What will be total bacteria? ठीक है, What will be total bacteria at time 100? ठीक है, at time 100 ये मेरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है रिकरेंस रिलेशन में वेरिएबल को डिफाइन करना। अब ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो हमारे पास में ये क्वेश्चन आया, आप यही समझ लो कि ये क्वेश्चन जैसे रीता की आयु सीता की आयु से 2 गुनी ज्यादा है, इस तरीके का ही क्वेश्चन है हमारे पास में। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं। अब हमारे पास में फॉर्मुलेट करने के लिए आया कि भाई वो क्या कह रहा है कि कॉलोनी है और जहां पर 5 बैक्टीरिया है, तो ऐसे नंबर दिया है कि 5 बैक्टीरिया है जो कि प्रेजेंट है एट टाइम 0 पे। तो अब देखना इसमें 2 चीजें हैं। पहला क्या है कि ये है नंबर ऑफ बैक्टीरिया,
ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 0, ठीक है, एट टाइम 0, ये चीज दी हुई है, इसका आंसर है बेसिकली 5। तो अब यहां पर अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया लेट्स कंसीडर कि एट टाइम 100 पे कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। मुझे पता है आप लोगों को आंसर आ चुका होगा, बट दैट इज नन ऑफ माई कंसर्न। मेरा कंसर्न अभी फिलहाल के लिए बस आप सुनते जाओ, ठीक है, बाकी का अपन धमाल मचाएंगे, रिकरेंस रिलेशन कुछ नहीं है। जनरेटिंग फंक्शंस को भी हम लोग ने हटा दिया, रिकरेंस रिलेशन भी अपना वही वाला टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एवरीथिंग इज अ प्रैक्टिस। द ग्रेटेस्ट डाकू इन एवरी यूनिवर्स इज बेसिकली द प्रैक्टिस। सबसे बड़ा डाकू जो है वो अपना प्रैक्टिस है, बाकी का कोई कॉन्सेप्ट डाकू होता ही नहीं है। अब यहां पर मुझे एक वेरिएबल डिफाइन करना है। अब ये क्या कहता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 0। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग आलसी होते हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन आलसी होते हैं। तो उसने क्या किया, उसने इसको वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि भाई तेरा वेरिएबल है एक्स। तो एक्स का मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 0 इट विल बिकम 5। अब एक दूसरा वाला एट टाइम 1 के लिए y कर दिया, एट टाइम 2 के लिए उसने z कर दिया। तो अब जब तक तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया 100 तक जाओगे तो इसको 101 नंबर ऑफ वेरिएबल देना पड़ेगा। तो अब मैथमेटिशियन क्या बन रहे थे, बहुत हीरो बन रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि यार एक काम करता हूं मैं 101 अलग अलग वेरिएबल्स देता हूं, बट 101 अलग अलग वेरिएबल्स में उनको वो सोच रहे थे कि कम यूनिट में हमारा काम हो जाएगा, बट नहीं, यहां पर हमको 101 नंबर ऑफ वेरिएबल डिफाइन करना पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि यार हम लोग ना प्रेडिकेट वेरिएबल में भी सेम इसी तरीके का वेरिएबल डिफाइन किए थे। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर कि x इज इवन। तो ये मेरी प्रॉपर्टी तो चेंज नहीं हो रही है, हर बार क्या हो रहा है, यहां पर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो दे हैव टेकन अ वेरिएबल व्हिच इज बेसिकली डिफाइनिंग एज अ p ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने इस तरीके का वेरिएबल ले लिया। अब अगर आपका सब्जेक्ट 1 चेंज होता है तो वो डायरेक्टली क्या लिखते हैं कि दिस इज p ऑफ 1। अब सेम टाइप का वेरिएबल वहां पर भी हम लोग क्या करते थे, अलग अलग वेरिएबल नहीं यूज करते थे। तो यहां पर भी अलग अलग वेरिएबल यूज करने से हमारा काम ज्यादा बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो बेसिकली सेम है हर एक जगह पर, प्रेडिकेट आपका सेम है, प्रॉपर्टी आपका सेम है। चेंज क्या हो रहा है, आपका जो है वो सब्जेक्ट चेंज हो रहा है। तो इसको उन लोगों ने डिफाइन कर दिया कि लेट्स कंसीडर कि P इज बेसिकली विच इज नथिंग बट डिफाइंड एज अ 0। तो P ऑफ 0 का मतलब ये होता है कि इट इज अ टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट एट टाइम 0। अब इसका मतलब हो जाएगा कि P ऑफ 1 इज अ टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया विच इज प्रेजेंट एट टाइम 1। लेकिन जनरेटिंग फंक्शंस को और रिकरेंस रिलेशन को रिलेट करने के लिए, क्योंकि जनरेटिंग फंक्शंस का हमारा डेफिनेशन क्या होता है, अभी मैंने कौन सा वेरिएबल डिफाइन किया, मैंने वेरिएबल डिफाइन किया P ऑफ 0, P ऑफ प्रेडिकेट वाला उठा के लेके आया। मैं रिकरेंस रिलेशन खुद से बना रहा हूं, मेरे को नहीं मतलब किताबों में क्या लिखा है, मैं खुद का प्रेडिकेट वेरिएबल जो मैंने लॉजिक में यूज किया था कि भाई इसका सब्जेक्ट वही रखता हूं और सॉरी प्रेडिकेट वही रखता हूं, सब्जेक्ट चेंज करते रहता हूं। तो P का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेट्स कंसीडर कि n ऑफ 0, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट टाइम 0 पे ये डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ बैक्टीरियाज एट टाइम 1 पे ये डिफाइन करेगा। तो इसको मैंने एक अलग वेरिएबल ले लिया। लेकिन उन्होंने क्या किया मालूम है, उन्होंने बोला कि यार इसको ना जनरेटिंग फंक्शंस के साथ में हम लोग रिलेट कर लेते। तो जनरेटिंग फंक्शंस का डेफिनेशन होता है 0 टू इनफाइनाइट एंड लेट्स कंसीडर ai इट बेसिकली रिप्रेजेंटेड एज ai इनटू xi। तो उन्होंने बोला कि काम करो यही वाला वेरिएबल उठा के यूज कर लो, इसमें a ऑफ i की वैल्यू है। अब a ऑफ i एक बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है जो सीक्वेंस का रिप्रेजेंटेशन देता है, जैसे a ऑफ 1 हो गया, a ऑफ 2 हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि लेट्स कंसीडर कि इसको हम लोग a ऑफ i को ही यूज कर लेते। तो अब यहां पर इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट लेट्स कंसीडर कि ये हो गया आपका a ऑफ 0। कहां से उठाया, जनरेटिंग फंक्शंस वाले से उठा लिया, ठीक है। तो अब क्या हो गया, a ऑफ 0 क्या डिफाइन कर रहा है, अब मैंने वो प्रेडिकेट वाला हटा दिया। अब आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि मैंने प्रेडिकेट वेरिएबल वाला जो कोएफिशिएंट जो वेरिएबल था उसको मैंने हटा दिया। क्यों, क्योंकि मेरे को जनरेटिंग फंक्शन के साथ में रिलेट करना था, इसलिए मैंने जनरेटिंग फंक्शंस वाला वेरिएबल लेके आ गया। तो a ऑफ 0 आप कुछ भी वेरिएबल यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो किताबों में लिखा है वही यूज कर सकते हो। अब ये a ऑफ 0 क्या डिफाइन करता है, a ऑफ 0 डिफाइन करता है कि a जो है ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, कुछ और मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है कि रिप्रेजेंटेशन है कि a ऑफ 0 इट इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 0। अब अगर a ऑफ 1 आएगा तो a ऑफ 1 का मतलब क्या होता है, जस्ट रुकना भाई, ठीक है। तो a ऑफ 0 एक वेरिएबल है जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 0 डिफाइन कर दिया। a ऑफ 1 जो डिफाइन करेगा वो क्या डिफाइन करेगा, नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट टाइम 1। तो ऐसे करके मुझे कहां तक कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है a ऑफ 100 तक।
तो अब मैं जाऊंगा और a ऑफ 100 तक जो है वो वेरिएबल डिफाइन करके लेके आना है मुझे। तो अब क्या कह रहा है, ये हो गया आपका a ऑफ 0, ये हो गया आपका a ऑफ 1, a0 की वैल्यू जो है वो 5 दी हुई है, ये हो गया a ऑफ 2, ये हो गया a ऑफ 3, और ऐसे करते करते ये हो गया a ऑफ 100 तक। अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि अगर a1 की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा तो a1 की जो वैल्यू है वो बेसिकली डिपेंड करती है 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ 0 पे। तो ये हो गया a1 और ये डिपेंड करता है 2 टाइम्स ऑफ a ऑफ 0 पे। अब ये हो गया a2, अगर मुझे a2 कैलकुलेट करना होगा तो a2 डिपेंड करता है 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, इट विल बी डिपेंड ऑन 2 टाइम्स ऑफ a1 के ऊपर। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि अगर मुझे a0 तो दिया हुआ है, अब अगर ये a1 आ गया तो a1 कैलकुलेट करने के लिए मुझे a0 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, a2 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे a1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, a3 को कैलकुलेट करने के लिए a2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे करते 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 अगर मुझे a ऑफ 100 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे 99 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 99 के पहले मुझे 98 कैलकुलेट करना पड़ेगा, 97 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में 96 कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये जंप मार मार के मुझे इनिशियल कंडीशंस पे आएगा। तो मैथमेटिशियन ने ये देख लिया, ठीक है, मैथमेटिशियन ने ये देखा कि भाई ऐसा जरूरी क्या है कि अगर आपको a ऑफ 100 कैलकुलेट करना है तो आप ये इंटरमीडिएट स्टेप्स पे क्यों डिपेंड करते हो, ठीक है। अब उसमें से बोला कि अच्छा ये तो ठीक है, पहले मेरे को डेफिनेशन डिफाइन करके दे। तो डेफिनेशन आ गई कि देखो ये चीजें बार बार हो रही है, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाला जो है ये डिपेंडेंट होता है इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला 2 टाइम्स ऑफ इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये वाला 2 टाइम्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये चीजें आपकी बार बार हो रही हैं, वो डिफाइन क्या करता है आपका रिकरेंस, ठीक है। रिकरेंस का मतलब क्या होगा, जो चीजें बार बार आएंगी, जैसे a1 इज 2 टाइम्स ऑफ a0, फिर a2 इज 2 टाइम्स ऑफ a1, तो ये हर बार 2 बार डिपेंडेंट हो रहा है, तो ये चीजें बार बार आ रही है। अब ये रिलेशन का मतलब क्या हो गया, रिलेशन का मतलब ये हो गया कि आपका ये वाला टर्म रिलेट करता है a0 के ऊपर, आपका a2 वाला टर्म रिलेट करता है a1 के ऊपर, आपका a3 वाला टर्म रिलेट करता है a2 के ऊपर। तो कभी कभी तो ये डायरेक्ट एक एलिमेंट के ऊपर रिलेट करता है, एक सीक्वेंस के ऊपर रिलेट करता है, कभी कभी ये होता है ये a0, ये a1, ये a2, ये a2 डिपेंड करता है आपका कभी कभी 2 टर्म के ऊपर। तो ये तो डेफिनेशन एक मैथमेटिशियन ने दूसरे मैथमेटिशियन को सिखा दी कि देख भाई इसको रिकरेंस रिलेशन इसलिए कहते हैं, रिकरेंस का मतलब ये होता है कि ये चीजें बार बार आती हैं, और रिलेशन का मतलब ये होता है कि ये वाला टर्म कभी कभी एक के ऊपर डिपेंडेंट रिलेट करता है, कभी कभी ये वाला टर्म 2 पिछले अपने रिलेट करता है, कभी कभी ये वाला टर्म अपने पिछले 3 के ऊपर रिलेट करता है, कभी कभी 4 के ऊपर रिलेट करता है। दैट विल बी बेस्ड ऑन अ क्वेश्चन। हम लोग जो पढ़ेंगे वो 3 तक ही पढ़ेंगे कि ये जो है वो कभी कभी सिर्फ पहले वाले के ऊपर रिलेट करता है, कभी कभी 2 के ऊपर रिलेट करता है, ये चीजें बार बार आ रही हैं और ये रिलेट करता है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन, डेफिनेशन में उतना दम नहीं है। चलो वापस चलते जो मैं बता रहा था आपको। तो मैथमेटिशियन ने बड़े आसानी से ऑब्जर्व किया, बोलता है यार हम लोग जिंदगी भर आलसपन किए हैं, अब मुझे a100 कैलकुलेट करना होगा तो ये दुनिया वाले मुझे सिखाएंगे कि पहले 99 कैलकुलेट करो, ये दुनिया वाले मुझे सिखाएंगे कि 98 कैलकुलेट करो, ये दुनिया वाले मुझे सिखाएंगे कि 97 कैलकुलेट करो, मैं a100 को लेके और a0 को लेके डायरेक्ट कैलकुलेट कर लूंगा मैं यहां पर। तो उन्होंने बोला अच्छा करके दिखाओ। तो आपके पास में कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन वाला। तो a2 इट इज 2 टाइम्स ऑफ a1, तो a1 की वैल्यू व्हाट इट विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, अब यहां पर a1 की वैल्यू मैंने रख दिया, इट विल बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ a0। तो ये a2 की वैल्यू क्या हो गई, a2 की वैल्यू इट विल बिकम 2 रेज़ टू 2 और फिर a0। अब अगर मुझे a3 कैलकुलेट करना होगा इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ a2। अब ये a2 की वैल्यू क्या है, वी कैन इजीली सब्स्टिट्यूट 2 टाइम्स ऑफ a2 की वैल्यू विल बिकम 2 रेज़ टू 2 और फिर ये a0, तब ये आ जाएगा 2 रेज़ टू 3 और फिर ये a0। तो ये a3 की वैल्यू जो आ रही है आपको दैट इट विल बिकम 2 टाइम्स 2 रेज़ टू 3 इनटू a0। अब अपने को इजीली कैलकुलेट करना हो गया कि 4 विल बिकम 2 रेज़ टू 4 a0। ऐसे करते करते अगर मैं a ऑफ 100 तक कैलकुलेट करने जाऊंगा तो इट विल बिकम 2 रेज़ टू 100 और फिर ये हो जाएगा मेरा a0। तो कहने का मतलब है कि अब मेरे को जो है, ठीक है, अब मेरे को जो है वो इंटरमीडिएट स्टेप्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। मैं अगर a100 कैलकुलेट करना है तो डायरेक्ट मैं जो है इसको इनिशियल कंडीशन कहा जाता है या फर्स्ट कंडीशन कहा जाता है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन कह लो या फर्स्ट टर्म कह लो,
तो मैं अगर A100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट इनिशियल कंडीशन उठाऊंगा और डायरेक्ट वैल्यू लेके आ जाऊंगा। तो मैथमेटिशियन जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हमारा जो सॉल्व होता है, हम लोग इसको ना जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में इस चीज को कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। तो मैथमेटिशियन मतलब डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जितने भी आप जितना भी रिकरेंस रिलेशन पढ़ोगे, आपके पास में एक प्रॉब्लम आएगी, आप उस प्रॉब्लम का जनरल सॉल्यूशन बताओगे कि भैया मेरे को A100 कैलकुलेट करना है, तो मैं सिर्फ ये इनिशियल कंडीशन, सब यहां पर आलसपन है भाई, ठीक है। मेरे को अगर A100 कैलकुलेट करना है तो मैं इनिशियल कंडीशन उठा के डायरेक्ट कैलकुलेट करूंगा। तो सर एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम में अगर इसी चीज को मैं नॉर्मली लिखूं a ऑफ n 2 रेज टू n और फिर ये A0, तो एल्गोरिथम ये बताता है कि इस जनरल सॉल्यूशन को जब आप सॉल्व करते हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आती है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 2 रेज टू n, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गई और ये हो गया आपका एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम में हम सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, वो एल्गो है, ठीक है। दैट इज नॉट माय पार्ट, और वो बड़े साहब पढ़ाते हैं, ठीक है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली ये है कि अपने को जनरल सॉल्यूशन पता करके लेके आ जाना है। तो हमारा कॉन्सेप्ट ही वही है, क्योंकि अगर आप ये चीज को इवन सुपर कंप्यूटर को भी दोगे तो सुपर कंप्यूटर भी तो यही करेगा ना, A100 को कैलकुलेट करने के लिए 99 करेगा, 98 करेगा। अब वो बोलेगा भाई मैं तो सुपर कंप्यूटर हूं, मेरे से तो ये सब चीजें मत करवाओ, 98 कैलकुलेट करवा रहे हो, 97 कैलकुलेट करवा रहे हो, तो सब कुछ आलसपन है भाई मैथमेटिशियंस के लिए। तो अपने को अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो आप उन इनिशियल कंडीशंस उठाएंगे और फटाफट यहां पर कैलकुलेट कर देंगे। तो अपने को जो फर्स्ट टाइप की रिकरेंस रिलेशन मिली है, और वो रिलेशन ये मिली है कि जब कभी भी आपका a ऑफ n d टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1 होता है, ये रिकरेंस रिलेशन की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। और लेट्स कंसीडर A0 क्या होता है, A0 आपकी जो होती है वो होती है इनिशियल कंडीशन। तो जब कभी भी अपने को कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बेसिकली कि इसमें a ऑफ n विल बिकम d रेज टू n और ये A0। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग वी यूजुअली कॉल दिस एज आवर द जनरल पॉइंट, या इसको हम लोग जो है वो हम लोग जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। हमारा जो मेन टारगेट है वो बेसिकली अपने को यही पता करना है कि a ऑफ n इट विल बिकम d रेज टू n एंड देन A0। या तो आप लोग a ऑफ n के फॉर्मेट में लिख लो, कभी कभी आप t ऑफ n के फॉर्मेट में भी लिखते हो, कभी कभी आप f ऑफ n के फॉर्मेट में भी लिखते हो, कभी कभी आप a ऑफ i के फॉर्मेट में भी लिखते हो। ये सारे वेरिएबल्स हैं जो आप लोग यूज करते हो। तो कभी कभी आपको t ऑफ n जो है वो एल्गोरिथम में दिख जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं, वो एक वेरिएबल है। f ऑफ n दिख जाता है वो भी एक वेरिएबल है, a ऑफ n दिख जाता है वो भी एक वेरिएबल है, a ऑफ i दिख जाता है वो भी एक वेरिएबल है। ये सब वेरिएबल का गेम है। सारे मैथमेटिशियन जिसको जो आलसपन वाला पड़ा वो यूज कर लिया। तो a ऑफ n इट विल बिकम d रेज टू n एंड देन इट विल बिकम A0। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ये फर्स्ट टाइप का है जो हमेशा एक के ऊपर रिलेट करता है। तो अब कभी भी एक के ऊपर कभी भी रिलेट करेगा, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, a ऑफ n d टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1, फिर उसको हम लोग इमीडिएटली a ऑफ n इट इज इक्वल टू d रेज टू n इनटू A0। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है और इसका एग्जांपल जो है वो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को दिया। तो टाइप 1 में कुछ नहीं करना होता है, टाइप 1 में एक बेसिक सा सब्स्टिट्यूशन डाल के फटाफट खत्म करके एंड वी विल गेट अवर आंसर, दैट्स इट, खत्म। मतलब टाइप 1 कुछ है भी नहीं, इट इज वेरी इजी, ठीक है। ठीक है भाई, ओके भाई बोलो। ठीक है, डन, दैट्स गुड। चले अब टाइप 2 के ऊपर, चले अब टाइप 2 के ऊपर। चलो अब टाइप 2 के ऊपर जाते हैं और टाइप 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सुनना, टाइप 2 क्या होता है मालूम है, टाइप 2 ये होता है कि जब कभी भी आप लोग लिखते हो A0, फिर आप लोग लिखते हो A1, फिर आप लोग लिखते हो A2, फिर आप लोग लिखते हो A3, फिर आप लोग लिखते हो A4। तो होता क्या है कि ये जो A4 है ये अपने प्रीवियसली 2 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपका टाइप 2 है,
टाइप 1 में क्या था, सिर्फ वो अपने प्रीवियसली एक के ऊपर डिपेंड करता था, यहां पर ये दो टर्म्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलो इसकी भी खैर ले लेते हैं कि है क्या। उसके पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब ये एग्जाम्पल ना बड़ा मस्त एग्जाम्पल है, ठीक है, जरा सुनना। इसमें हुआ क्या, सुनना, मैं सारी कंडीशंस बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान देना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक आइलैंड है, ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, इस आइलैंड पे, ठीक है, मैंने एक लेके गया मेल और फीमेल रैबिट को, ठीक है। अब ये मेल है और ये फीमेल है, ये क्या है, ये रैबिट्स है, ठीक है। अब ये जो मेल और फीमेल, मैंने क्या किया, मैंने एक पेयर लेके गया और ये कौन से पेयर है, मेल और फीमेल के रैबिट्स हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ठीक है, अब ये पेयर प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, बच्चे देंगे। तो ये बच्चे देने की इनकी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि भाई पहले तो इनको मैच्योर होने दो। तो ये मैच्योर कब होते हैं, न्यू पेयर जो होता है, ठीक है, न्यू पेयर वो बेसिकली मैच्योर होता है कब मालूम है, आफ्टर 2 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर 2 मंथ्स के बाद में वो हो जाता है मैच्योर। और जैसे ही मैच्योर होता है वो क्या करता है, वो फिर से एक मेल नहीं देता है, वो एक फीमेल नहीं देता है, वो फिर से एक पेयर देता है। क्या देता है, पेयर। पेयर का मतलब क्या हो गया कि ये वापस से मेल और फीमेल ही देगा, ठीक है। फिर से बता देता हूं, मैंने एक पेयर लेके गया, अब ये नौजवान है, मेल और फीमेल, ये क्या करेंगे, पहले मैच्योर होंगे 2 महीने तक। जब ये 2 महीने तक मैच्योर होंगे, ठीक है, फिर 2 महीने के बाद में ये क्या करेंगे, पेयर देंगे। अब जो नौजवान पेयर होंगे, जो भी नौजवान पेयर होगा वो पहले मैच्योर होगा और 2 महीने के बाद में एक पेयर देगा। लेकिन जो पुराने होंगे, ठीक है, जो ओल्ड पेयर होंगे वो एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ क्या करेंगे, न्यू पेयर देंगे। ये कंडीशन है क्वेश्चन की, ठीक है, सुनना ध्यान से। जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी नया पेयर आएगा, नया पेयर 2 महीने इंतजार करेगा मैच्योर होने के लिए, लेकिन जो पुराना पेयर होगा, अरे सर पुराना पेयर कब होगा, पुराना पेयर भाई 2 महीने के बाद में पुराना हो जाएगा, तो वो हर महीने बच्चे देगा, और बच्चे भी देगा तो पेयर में ही बच्चे देगा, ठीक है। सुनना, नया पेयर जो होगा और हर बार ये पेयर ही पैदा करेंगे, ऐसा नहीं कि मेल छोड़ दिया फीमेल छोड़ दिया ना, हर बार पेयर ही पैदा करेंगे। तो जब कभी भी नौजवान पेयर होगा वो पहले बोलेगा रुक जा 2 महीना, 2 महीना हुआ एक दूसरा पेयर आ गया, अब तो मैं क्या हो गया, पुराना हो गया, अब मैं पुराना हो गया तो मैं हर महीने पेयर देगा। लेकिन जो अभी नौजवान है वो क्या करेगा, 2 महीना वेट करेगा। समझ में आ गया, ये कंडीशन है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं कि लेट्स कंसीडर कि शुरू में तो मैंने एक पेयर छोड़ा था, 5 महीने बाद कितने पेयर होंगे, 10 महीने बाद कितने पेयर होंगे, ये कंडीशन है। वो कंडीशन को सॉल्व करने के लिए 2 कंडीशंस मैंने लिख दी कि नया पेयर क्या करेगा, 2 महीना वेट करेगा, पुराना पेयर हर महीने नया नया पेयर देगा। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड इट आउट। इसको मैं थोड़ा ना फॉर्मेट में लिखता हूं, ये आ गया, ठीक है, आपका नया पेयर, ये नौजवान लोग आ गए, ठीक है। अब ये क्या है, ये फर्स्ट महीना इनका, फिर अब ये 2 महीना क्या करेंगे, वेट करेंगे, अब ये हो गया इनका सेकेंड मंथ, ठीक है। और ये क्या है, ये अभी न्यू है भाई, ठीक है, अभी ये न्यू है। अब ये सेकेंड महीने में क्या हो गया, मैच्योर हो गए। अब ये मैच्योर हो गए तो पहले तो मैं इनको यहां पर लिख देता हूं कि भाई एक काम कर, तुम लोग अभी हो गए ओल्ड, तो ये मेल और फीमेल ये क्या हो गए, ये हो गए ओल्ड। अब यही लोग, ठीक है, यही लोग एक नया पेयर दिए, ठीक है, और वो हो गया आपका मेल और फीमेल। अब ये जो चीज हो गई, अब ये न्यू वाले हो गए और ये इनका पहला महीना है, ठीक है। अब ये आया ओल्ड की बारी, ओल्ड बोलेगा कि देख भाई पहले तो तू मेरे को लिख दे इस महीने में, तो मैंने बोला चलो भाई मैंने लिख दिया इस महीने में, ये वाले ओल्ड है। ये बोलेगा देख मैं ओल्ड हूं, मैं अब फिर से एक पेयर दूंगा, तो ये ओल्ड वाले इन्होंने एक पेयर यहां पर दिया। लेट्स कंसीडर ये मेल और फीमेल, और ये क्या हो गया, ये इनका न्यू 1 महीना का हो गया। अब ये क्या है, न्यू फर्स्ट मंथ वाला है, तो ये क्या करेगा, ये वेट करेगा, बोलेगा दुनिया वालों रुक जाओ अभी, ठीक है। तो ये हो गया न्यू और ये हो गया इनका सेकेंड मंथ। फिर से आते हैं, अब ये ओल्ड वाला है, इसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये तो उस्ताद है अपना पुराना वाला।
अब ये मेल और फीमेल हो गया और ये ओल्ड हो गया, और बोलेगा दुनिया वालों ये देखो यहां पर एक मेल और फीमेल, और ये क्या हो गया, ये न्यू फर्स्ट मंथ वाले। अब ये था न्यू फर्स्ट मंथ, इसका यहां पर था, तो अब ये जो आ जाएगा ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि न्यू जो सॉरी मेल और फीमेल, अब ये जो न्यू थे ये सेकेंड महीने हो गए, अब इसका सेकेंड महीना कंप्लीट हो गया, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा ओल्ड, मेल और फीमेल, अब ये बन जाएगा ओल्ड। अब ये क्या करेगा मालूम है, ये सेकेंड महीना हो गया तो अब ये वापस से एक पेयर देगा, और वो जो बन जाएगा दैट विल बिकम मेल एंड फीमेल, और फिर ये बन जाएगा न्यू इसका फर्स्ट महीना। क्लियर? ठीक है? यस, इट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस, इट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। शुरू में कितने पेयर थे भाई, शुरू में एक पेयर था, दूसरे महीने में भी एक पेयर था, तीसरे महीने में 2 पेयर हो गए, फिर यहां पर 3 पेयर हो गए, और फिर ये 5 पेयर हो गए। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, फिर नेक्स्ट में 8 हो जाएंगे। इट इज अ फिबोनाची सीक्वेंस। आगे समझ में सबको? रिकर्शन ट्री नहीं है, प्रोडक्शन ट्री है ब्रो। क्लियर है सबको? अच्छा, कमेंट करने के लिए नहीं बोला हूं, सिर्फ कमेंट यहां पे सिर्फ डाकू सर ही करेंगे। आपको कमेंट नहीं करना है, आपको बस देखना है मेरी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग देखो। खुद तो कुछ नहीं कर पाता, कम से कम इनको तो मदद कर दिया मैं। ठीक है, बोलो। क्लियर? तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज ए फिबोनाची सीक्वेंस। तो अब इसमें क्या होता है, अब सबको ये चीज पता है कि इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द 2 प्रीवियस टर्म्स। तो इसमें मैंने लिख दिया कि a ऑफ n एंड देन इट विल बी a ऑफ n-1 प्लस a ऑफ n-2। एंड लेट्स कंसीडर कि मैंने यहां पर लिख दिया है कि मेरी जो फर्स्ट वाले में है a ऑफ 1 इट इज 1 और फिर a ऑफ 2 इट इज 1। अच्छा, एक चीज आप ध्यान देना कि जब कभी भी हमारे पास में, ठीक है, जब कभी भी हमारे पास में जो इनिशियल कंडीशन यहां पर देखो 2 आएगी। अच्छा, इसकी इनिशियल कंडीशन चेंज होती रहती है, आपको ना मतलब क्वेश्चंस में इनिशियल कंडीशन चेंज करके देते हैं। फिलहाल के लिए मेरा ये मानना, ये तो मेरा क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फर्स्ट महीना माना। क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आप इसको 0 महीना मान सकते हो, जब फ्रेम करते हैं तो ये डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें भी कुछ बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम भी मैं क्लियर कर दूंगा अभी थोड़े ही टाइम में। बट फिलहाल के लिए अभी आप लोग ये देख लो कि ये वाली जो चीज हो गई, ये इसको मैं फर्स्ट मंथ अगर मानूंगा तो ये मेरी जो कंडीशन होगी वो a ऑफ 1 से शुरू होगी और दूसरी कंडीशन ये a ऑफ 2 से शुरू होगी। ठीक है, पर जनरली ये होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना वो जनरेटिंग फंक्शन से रिलेट करने के लिए a ऑफ 0 ही मान के चलते हैं। बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंडीशन। अच्छा, ये इनिशियल कंडीशन वाला भी ना बहुत बच्चों को परेशान करता है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा दूसरा एक रिकरेंस रिलेशन लिखता हूं कि a ऑफ n 6 टाइम्स ऑफ a ऑफ n-1 एंड लेट्स कंसीडर कि इट इज a ऑफ n-2। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशंस जो है वो दिया है कि इट इज a0 इट इज इक्वल्स टू 2 एंड लेट्स कंसीडर कि a1 इट इज इक्वल्स टू 3। अब आप ये देखो कि आपकी इनिशियल कंडीशन कहां से शुरू है, आपकी इनिशियल कंडीशन कहां से शुरू है, a0 से शुरू हुई है। तो अगर आप यहां पर a0 रखोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो a0 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0-1 a ऑफ -1, ये हो जाएगा a ऑफ -2। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं कि n इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2।
समझ में आया? सो दैट वी कैन सेटिस्फाई कि इट विल बिकम A0, सॉरी इट विल बिकम A2, इट विल बिकम A1 और इट विल बिकम A0, तब वो सेटिस्फाई करता है। कभी कभी आप देखोगे इसी चीज को इस तरीके से लिखा जाता है, A of n plus 1 6 times of A of n plus A of n minus 1। इसमें और इसमें फर्क देखो, कोई फर्क नहीं है, जस्ट इट इज अ रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। अब यहां पर मैं अगर लिखता हूं A0 की वैल्यू 2 है, ये लिखता हूं A1 की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया आपका A0 और ये n-1, मतलब आपका इनिशियल कंडीशन फर्स्ट ये होना चाहिए। तब मैं यहां पर लिखूंगा कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग। या इसी चीज को मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखूं कि A of n plus 2, देखो ये तीनों को मैं वही फॉर्मेट में लिख रहा हूं, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑफ n क्या यूज करते हो। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि आप ना ये वाली कंडीशन और ये दोनों वाली कंडीशंस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रख के ही चलना है, ठीक है। तो A of n plus 2 and let's consider it is 6 times of A of n, and let's consider 6 times of A of n plus 1 plus A of n। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, n is greater than or equal to 0 और A0 की वैल्यू 2 है और A1 की वैल्यू 3 है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, ये इक्वेशन डिपेंड करता है कि आप यहां पर n की वैल्यू क्या लिख रहे हो। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट। अब जैसे यहां पर मैंने अगर समझो कि मैं इसको 0 मंथ कंसीडर करता हूं, अब अगर मैंने इसको 0 मंथ कंसीडर किया तो ये इसको मैंने उठा के क्या लिख दिया कि भाई 0 मंथ में एक पेयर था, फर्स्ट मंथ में भी एक पेयर था, तो अब मैं यहां पर लिखूंगा कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो आपका जो ये वाली वैल्यू है ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। सीक्वेंस आपका कहां से स्टार्ट होगा, सीक्वेंस जो स्टार्ट होगा वो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। तो ये वाली सीक्वेंस आएगी, जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो A0 की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी, A1 की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी। समझ में आ गया? यहां पर इट इज जस्ट, ये एक एग्जाम्पल है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इट इज जस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ये फॉर्मेट समझ में आया जो किताबों में यूज किया जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा डाउट क्लियर कर दिया, ये चीज समझ में आया। अब मैं आपको सिखाता हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। प्लीज एवरीवन लेट मी नो दैट कि आपको समझ में आया। बोलो फटाफट। क्लियर? चलो मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स कंसीडर कि A of n plus 2 3 times of A of n plus 1 minus A of n, n is greater than or equal to 0, A0 की वैल्यू मेरी 2 है, सॉरी 0 ले लेता हूं और A1 की वैल्यू मेरी 2 है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो शॉर्टकट है, मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा देता हूं। दूसरा मेथड है जनरेटिंग फंक्शन के साथ में रिलेट करके सॉल्व करना। पहले मैं आप लोगों को यह सिखा देता हूं कि इसको हम लोग जनरेटिंग फंक्शन के साथ में कैसे रिलेट करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया देवराज भाई, मैं एक एग्जांपल ले लिया। देखो हमने क्या किया, पहले मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था रैबिट वाला, उससे मैंने रिकरेंस रिलेशन निकाला। वो रिकरेंस रिलेशन था A of n, A of n minus 1, A of n minus 2, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद में हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, जैसा आप लोगों ने जनरेटिंग फंक्शंस में देखा होगा, जनरेटिंग फंक्शंस में हमारे पास में क्वेश्चंस आता था, क्वेश्चंस की हम लोग फॉर्मेटिंग करते थे, फॉर्मेट करने के बाद में सॉल्व करते थे। यहां पर भी वही चीज है, हमारे पास में एक रैबिट वाला क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग ने फॉर्मेट करके रिकरेंस रिलेशन बनाया, हमको ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली सॉल्यूशन में सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स कंसीडर कि ऐसा एक क्वेश्चन था, ठीक है, मैं वो क्वेश्चंस को इग्नोर कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट रिकरेंस रिलेशन ले रहा हूं और इस रिकरेंस रिलेशन का ये वाला फॉर्मेट मैंने लिख दिया है इसके बेसिस पे। अब मैं इसको सॉल्व करने के ऊपर ध्यान देता हूं, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग बाद में बता दूंगा, वो दैट इज अ इजी पार्ट, बट सॉल्यूशन इज अ टफ पार्ट। सो कैन वी गो फॉर अ सॉल्यूशन? बोलो फटाफट बोलो, बोलो। क्लियर? शैल वी स्टार्ट? बोलो फटाफट, मस्त चीज है ये जो अभी बताने वाला हूं, एंड यू वोंट फाइंड दिस थिंग एनीवेयर। इसमें मैं एक और चीज रिलेट करूंगा, कल का क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है।
Excited? That's nice. Even I am also. Okay. चलो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a of n plus 2 into x raised to n plus 2, ठीक है, 3 a of n plus 1 x raised to n plus 2 माइनस 2 को बाहर ले लेता हूं, summation a of n and then x raised to n plus 2. Any problem to anyone? Please let me know that. ठीक है, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, if you will understand then I will move to the next point. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? मैंने क्या किया है, in both the side summation of x raised to n plus 2 where n is greater than or equal to 0 से मल्टीप्लाई कर दिया है. मैंने दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया. मैंने लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई किया, मैंने राइट में भी मल्टीप्लाई किया. क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? अरे भाई कुछ नहीं किया, इसका वैल्यू क्या आएगा, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ये x स्क्वायर प्लस x रेज टू 3 प्लस x रेज टू 4 प्लस x रेज टू 5, ये वाली चीज मैंने क्या की, मैथमेटिक्स है ना, ये वाली चीज मैंने यहां पर मल्टीप्लाई कर दी है और यही वाली चीज मैंने यहां पर भी मल्टीप्लाई की है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5 मैंने लेफ्ट में भी मल्टीप्लाई कर दिया है और यही चीज मैंने राइट में भी मल्टीप्लाई कर दिया है. एंड वाई एक्स रेज टू एन प्लस 2 पंकज मैं अभी बता रहा हूं, बट फिलहाल के लिए आप मुझे ये बताओ कि आपको ये चीज समझ में आई कि मैंने क्या किया यहां पर. मैंने, आप इसको छोड़, ये चीज का मतलब क्या होता है, ये चीज का मतलब कुछ नहीं होता है. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स रेज टू 5, ये मैंने इस साइड जो है, ठीक है, इसको इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया है, इसको मैंने इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया है. आ गया ये चीज समझ में? अब अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मैं बताता हूं कि मैंने इसको क्यों मल्टीप्लाई किया है. अब मल्टीप्लाई करने के पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ना फॉर्मेट सिखा देता हूं. इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि समेशन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इस चीज को मैं लिखूंगा a ऑफ n प्लस 2 एंड देन x रेज टू n प्लस 2. फिर इसमें मैं क्या करूंगा, एक x को बाहर लूंगा तो ये हो गया 3x. तो अब ये जो समेशन आएगा n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होगा a ऑफ n प्लस 1, ये x रेज टू n प्लस 1 हो जाएगा. फिर मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लूंगा तो ये हो जाएगा समेशन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हो गया a ऑफ n, ये हो गया आपका x रेज टू n. क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया? इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, फटाफट हाँ बोलते जाना. इसमें मैंने x बाहर लिया है, ये x रेज टू n प्लस 2 था, तो एक x अगर बाहर लूंगा तो ये a ऑफ, क्यों मैंने एक x बाहर लिया, मैं इसका फॉर्मेट बस मैच करने के लिए कर रहा हूं. a ऑफ n प्लस 1, ये x रेज टू n प्लस 1, एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो ये a ऑफ n और फिर ये x रेज टू n. क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? ठीक है, फटाफट बोलते जाना बस. डन? राइट है ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, अब जरा मैं आपको एक नई चीज सिखाता हूं. देखो g ऑफ x क्या होता है, ध्यान से सुनते जाना. ये होता है i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये होता है a ऑफ i x रेज टू i. इसको ही जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है. g ऑफ x का अगर मैं वैल्यू चेंज करूं, वेरिएबल चेंज करूं, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये आ जाएगा a ऑफ n और ये आ जाएगा x रेज टू n. क्या यही वाली चीज आती है आपके? अरे यहां पर a ऑफ i के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसको a ऑफ n के फॉर्मेट में मैंने लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसमें 0 की वैल्यू रखो, इसमें 0 की वैल्यू रखोगे तो a0 x रेज टू 0 आएगा, फिर आएगा a1 x रेज टू 1, ये चीज हमने कल पढ़ी थी. ये आएगा a2 x रेज टू 2, ये आएगा a3 x रेज टू 3, ये आएगा आपका a4 x रेज टू 4, इस तरीके से. अब अगर मैं ये चीज को देखूं, ठीक है, अब जरा इसको देखना, इसमें कहां से कहां तक जा रहा है. इस चीज को मैं लिख सकता हूं कि g ऑफ x इट इज a0 x रेज टू 0 प्लस a1 x रेज टू 1, ये आ जाएगा आपका n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a ऑफ n प्लस 2 एंड देन x रेज टू n प्लस 2.
इस चीज को अगर मैं लिखूंगा तो इट इज इक्वल्स टू g ऑफ x माइनस a0 x रेज टू 0 माइनस a1 x रेज टू 1, इट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ a ऑफ n प्लस टू x रेज टू n प्लस टू। क्या ये समझ में आया? बताना फटाफट। क्लियर है ना? बस मैंने वेरिएबल चेंज किया, कुछ भी नहीं किया भाई। तो अब मैं वापस इसी टर्म पे आता हूं। इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी g ऑफ x माइनस a0 x रेज टू 0 माइनस a1 x रेज टू 1। अब ये 3 ऑफ x है। अच्छा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, g ऑफ x माइनस a0 x रेज टू 0। इसको मैं लिख सकता हूं 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली मैं g ऑफ x लिख सकता हूं। क्या ये चीज आ गई समझ में? जल्दी बताना भाई। इनिशियल कंडीशन 1 ले लेता हूं। जल्दी बताना भाई, आ गया? ठीक है, सुनना अभी। ये g ऑफ x हो गया माइनस a0 की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 इंटू एक्स रेज टू 0। a1 की वैल्यू क्या है? 1, तो ये माइनस x, ये 3x हो गया, ये g ऑफ x हो गया। a0 की वैल्यू 0 है तो इट डज नॉट मैटर। ये हो गया 2 ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका g ऑफ x। ठीक है, सुनना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा g ऑफ x माइनस x। फिर ये क्या हो जाएगा? अगर मैं इसको कॉमन लूं तो इट विल बिकम 3x माइनस 2x स्क्वायर, और फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका g ऑफ x। क्लियर है? ठीक है, इसको देखना मैं क्या लिखूंगा मालूम है? एक को इस तरफ लेके आओ, उसको उस तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका g ऑफ x 1 प्लस 3x माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड इट इज इक्वल्स टू x। तो योर g ऑफ x इट विल बिकम x अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। यहां तक आ गया क्या? साइन चेंज हो जाएगी ना, ये चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, राइट। x अपॉन 1 माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर, यही आएगा। क्लियर है भाई? फटाफट लिखो भाई। क्लियर है सबको? किसी एक बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो बता देना, आई विल रिपीट इट, नो इश्यू, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जल्दी बताना भाई, फटाफट बता दियो। ओके, जल्दी बता दियो भाई। क्या रिपीट कर रहा है अंकित भाई? मैंने क्या किया, ये वाले स्टेप में मल्टीप्लाई किया समीशन ऑफ एक्स रेज टू एन प्लस 2 का। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसमें से x बाहर निकाल लिया, इसमें से x स्क्वायर बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेट करना है g ऑफ x की वैल्यू के लिए। तो ये सर्कल भी बन गया, शेप तो नहीं बनता है। ठीक है, फिर इसको फॉर्मुलेट करने के लिए, ये बेकार ही दिख रहा है, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए कर लिया। ठीक है सर, क्लास में हूं, क्लास में फोन करता हूं 11 बजे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इट इज अ समेशन ऑफ a ऑफ n प्लस 2 इंटू एक्स रेज टू n प्लस 2। इसमें 0 की वैल्यू रखा,
समेशन से जी ऑफ एक्स कैसे आ गया? ये चीज मैंने यहां पर एक्सप्लेन की थी ना ब्रो, ये देखो यहां पर एक्सप्लेन की थी। मैं रिपीट कर रहा हूं, बस इतना बता दो ये आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है आ गया। लास्ट स्टेप बताता हूं। लास्ट स्टेप कुछ नहीं किया है मैंने, वैसे मैंने क्या किया है, a0 की वैल्यू उठा के रख दी, a0 की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू उठा के रख दी, a1 की वैल्यू 1 है। तो g ऑफ x, a0 की वैल्यू इट इज 0, x रेज टू 0, x रेज टू 0, a1 की वैल्यू 1 है, x रेज टू 1 लिख दिया। तो ये g ऑफ x ये 0 हो जाएगा, g ऑफ x माइनस x, फिर ये 3 ऑफ x है, g ऑफ x माइनस a0 x रेज टू 0, a0 की वैल्यू 0 है तो ये डायरेक्टली g ऑफ x आ जाएगा। ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर बाहर है, फिर ये g ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद में क्या लिखा, 3x माइनस 2x स्क्वायर, कॉमन ले लिया, g ऑफ x को बाहर ले लिया मैंने। अब बाहर ले लिया तो इसको उस तरफ लेके गया, ठीक है, प्लस x को यहां लेके आ गया। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं थोड़ा और भी लिख देता हूं। अब ये देखो ये g ऑफ x हो गया, उसको इस तरफ लेके जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी it will become minus 3 of x plus 2x square, ठीक है। ये हो जाएगा आपका g ऑफ x एंड देन यहां पर हो जाएगा x, इस साइड में ले लो। तो अगर मैं टोटल कॉमन g ऑफ x लिखूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 ऑफ x प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड देन इट इज इक्वल्स टू x। तो g ऑफ x की वैल्यू जो आएगी दैट इट विल बिकम x, और ये आ जाएगा 1 माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, ठीक है। अभी अरे कुछ नहीं है, ऊपर यहां वहां लेके जाना है बस, और क्या है। बताओ फटाफट। चलो अब असली गेम चालू करते हैं। g ऑफ x, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू x अपॉन, और क्या है ब्रो जरा एक बार देख लो, माइनस 3x प्लस 2x स्क्वायर है, 1 माइनस 3 ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। इसको जरा देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ब्रो, इसको मैं सॉल्व करता हूं। 1 माइनस 3 ऑफ x प्लस 2x स्क्वायर, 1 माइनस x माइनस 2x प्लस 2x स्क्वायर, -1 अगर कॉमन लूंगा ये आ जाएगा 1 प्लस x, राइट। और वैसे जरूरत ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। 1 माइनस x माइनस 2x अगर कॉमन लूंगा ये आ जाएगा 1 माइनस x। If I will take common, it will become 1 minus x, it will become 1 minus 2x. Yes or no? क्या ये सही है? x minus 1, x minus 2, ऐसा थोड़ी होगा। 1 minus 2x, 1 minus x, सही है क्या? ये सही है? हाँ सही है, सही है ना? ठीक है। This can will become x, it will become 1 minus x, it will become 1 minus 2x, then it will become a upon 1 minus x, it will become b upon 1 minus 2x, बराबर है ब्रो। a 1 minus 2x plus b 1 minus x, a minus 2ax plus b minus bx, minus 2ax minus bx plus a plus b,
डिवाइडेड बाय, ठीक है, यहीं लिख दो, ऊपर लिख दो, ये कुछ तो आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस पार्शियल फ्रैक्शन, अगर आप लोगों को पता होगा तो। देखो यहां पर ना होप नहीं छोड़ना है, इसका मैं शॉर्टकट बता दूंगा आप लोगों को थोड़े टाइम के बाद में। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसलिए मैं इसको घसीट रहा हूं। है वैसे कुछ नहीं, इट इज टोटली बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस, ठीक है। वो एग्जाम में हमको ऐसा करना भी नहीं है, एग्जामिनेशन में मैं आप लोगों को ना दूसरा फॉर्मेट दे दूंगा, वो फटाफट खटाखट 30-40 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बट मैं कुछ बताना चाहता हूं तो प्लीज बी विथ मी, डू नॉट लूज होप एटलीस्ट ऑन मी। समझ में आया क्या? यहां तक आ गया है सबको? ठीक है, तो ये -2a माइनस बी इट इज इक्वल्स टू 1 और a प्लस b इट इज इक्वल्स टू 0। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? What is the value of a and what is the value of b? सॉल्व कर लो इसको। ये पता है ना कैसे रिलेट करते हैं भाई मेरे, परेशान ना को हो। x अपॉन 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2x। परेशान नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 और 1। द वैल्यू ऑफ a you will be getting is -1, value of b you will be getting is 1। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ू, ये आ गया यहां तक? यहां तक आ गया? आगे बढ़ू क्या मैं? ठीक है, ठीक है, चलो। g of x it is equals to a upon 1 minus x plus b upon 1 minus 2x। अब आप लोगों को मैं कनेक्ट करवाता हूं मस्त वाला। a की वैल्यू -1 है और b की वैल्यू 1 है। अब ये देखना भाई, ये -1 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस 2x प्लस, सॉरी, इट इज -1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोगों को ये चीज पता है क्या कि 1 अपॉन 1 माइनस 2x दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2x प्लस 2 ऑफ x द होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ x रेज टू 3 2 ऑफ x रेज टू 4। इसको अगर मैं समेशन के फॉर्मेट में लिखूं तो ये आ जाएगा 2 रेज टू n x रेज टू n एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर मैं 1 माइनस एक्स को लिखूं तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 3 प्लस एक्स रेज टू 4। ये आएगा समेशन के फॉर्मेट में n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 1 रेज टू n x रेज टू n। ये चीज मैंने आपको बताई थी, बस यही चीज यहां पर लिखनी है। ये हो जाएगा आपका g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 1 माइनस 2x क्या आएगा? इट विल बी द समेशन n इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 2 रेज टू n x रेज टू n। फिर ये आएगा माइनस समेशन n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 1 रेज टू n और ये x रेज टू n। अच्छा, क्या आपको ये पता है g ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? g ऑफ x की वैल्यू होती है, ओए चल भाई, ओए होए हो n greater than or equal to 0 a of n x raised to n and then this। so if you will divide, if you will take a common and if you will divide, a of n की वैल्यू आ जाएगी 2 पावर n minus 1। this is the general solution, that's it, खत्म। आ गया?
हाँ दैट्स इट, खत्म। ठीक है, हाँ आप शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं, बट एक्चुअली मैंने क्या किया मालूम है? ठीक है मुझे पता है, बट यार देखो ऐसा नहीं है। देखो एक मैं आप लोगों को एक चीज, एक बात ना, मुझे पता है ये जो मैंने लिख रहा था ना, ये आप लोग बहुत टाइम से बैठे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कोई इंटरेस्टिंग चीज होगी, अब कुछ होगा। देखो ये चीज को पढ़ाने का दो फायदे हैं। पहला, जब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा तब आप रिलेट कर पाओगे। दूसरा फायदा यह है कि गेट के क्वेश्चंस में यहां पर लिंक कर सकता हूं। गेट का क्वेश्चन कैसा देता है मालूम है? अब जैसे ये एक एग्जांपल देखो, गेट का क्वेश्चन जो है रिकरेंस रिलेशन को किसके साथ में रिलेट करेगा? रिकरेंस रिलेशंस को जनरेटिंग फंक्शन के साथ में रिलेट करेगा। गेट का क्वेश्चन ये होता है कि a of n 2 raised to n minus 1, if this is a relation, then what should be the generating function of this relation? बच्चा वही मार खा के रह जाता है कि रिकरेंस रिलेशन दिया है, जनरेटिंग फंक्शन पूछ रहा है, तो कुछ है नहीं है, दिस इज नथिंग। क्या करना है अपने को? वी हैव टू टेक द समेशन a of n into x raised to n समेशन, ठीक है, 2 रेज टू n, क्योंकि आप क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो? समेशन मल्टीप्लाई कर रहे हो, x रेज टू n मल्टीप्लाई कर रहे हो। समेशन 2 रेज टू n इंटू x रेज टू n माइनस समेशन 1 इंटू x रेज टू n। अब इसका क्या आएगा इक्वेशन? ये तो हो गया आपका जनरेटिंग फंक्शन, यही तो गेट पूछ रहा था। अब 2 रेज टू n x रेज टू n, इट विल बिकम 1 माइनस 2x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इट विल बिकम 1 माइनस x। दिस विल बिकम द जनरेटिंग फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस। समझ में आ रहा है आपको? मतलब इस जनरेटिंग फंक्शन का ये आपका रिकरेंस रिलेशन आ जाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या कहा? अब जैसे एक एग्जांपल, गेट का मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं। अब जैसे ये है a of n 2n plus 3, गेट 2021 में ये क्वेश्चन आया था। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बच्चे वहीं पर दम तोड़ दिए कि ये होगा कैसे सॉल्व। अगर आप इस चीज को सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट इट, यू विल बी गेटिंग कि भाई a of n x raised to n समेशन एंड देन 2, ठीक है। आप ही सॉल्व करो, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आप ही सॉल्व करो एंड गिव मी द आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा। ठीक है, 2n plus 3, व्हाट इज द वैल्यू यू विल गेट? थोड़ा सा परेशानी होगी बट यू कैन गेट इट। ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं अगर नहीं आता होगा तो। इट इज वेरी इजी एक्चुअली। a of n फिर 2 समेशन n इंटू एक्स रेज टू n प्लस 3 समेशन, क्योंकि कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, इट इज एक्स रेज टू n। मल्टीप्लाई किससे करना है? समेशन डॉट एक्स रेज टू n से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका g ऑफ x आ जाएगा, ये 2 n डॉट n एक्स रेज टू n। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही तो इसकी वैल्यू रख के आप लिख सकते हो।
इसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू एक्स रेज टू एन समेशन 0 0 इंटू एक्स रेज टू 0 1x, ठीक है, फिर 2x स्क्वायर, फिर 3x रेज टू 2। ये देखो ये 0 होगा और ये यहां से x से शुरू होगा, x से कोई भी चीज नहीं स्टार्ट होती, 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है, x रेज टू 3 4 x रेज टू 4, यही होगा ना n x रेज टू n का मतलब क्या है, x अगर कॉमन लोगे तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 3। इसको भूलना मत, गेट ने अगर क्वेश्चन दिया है तो ये आएगा ही आएगा, इट विल बिकम x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, खत्म, ये इक्वेशन है आपका। नो इट विल 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, इट इज n डॉट xn है, दो बाहर आ जाएगा भाई, दो अगर नीचे हो, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, दो 2 इज अ कोएफिशिएंट, यहां पर 2 रेज टू n है, यहां पर 2 रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n है, दो अगर होगा तो वो बाहर आ जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? आई थिंक तुम लोगों को ये बताना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर से बताऊं क्या ये चीज में, कोएफिशिएंट यू कैन टेक आउटसाइड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बता दूं, चलो देखो a ऑफ n है 2n प्लस 3, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या किया, समेशन x रेज टू n का, तो a ऑफ n x रेज टू n समेशन, फिर उसके बाद में 2, अगर दो बाहर है कोएफिशिएंट बाहर ले लो, फिर n इंटू एक्स रेज टू n, 3 को बाहर ले लो, समेशन डॉट एक्स रेज टू n, ठीक है। अब ये n इंटू एक्स रेज टू n समझ में नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू रख के समझ लो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 यहां लिखा तो एक्स रेज टू 3 भी लिखूंगा, 4 यहां लिखा तो एक्स रेज टू 4 लिखूंगा, 1, अब ये हो जाएगा x प्लस ये 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स रेज टू 3 4 एक्स रेज टू 4, टेक x आउटसाइड, वी विल गेट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम x अपॉन 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हो गया आपका। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 2 ऑफ एक्स 3 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, what we will get 3 minus x divided by 1 minus x the whole square, option B of GATE 2021, that's it, कुछ भी नहीं है इसमें, बता दो कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है भाई। आ गया, बता देना मुझे, अरे कल ही तो बताया था, बस आज रिलेट कर रहा हूं मैं। हाँ अच्छा, ये आ गया आपको समझ में। अब मैं आपको सिखाता हूं कि यहां से यहां पर देखना, क्वेश्चन क्या था, a ऑफ n, देखो मैंने ये वाला सॉल्व किया था, g ऑफ x, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, a ऑफ n 2 रेज टू n माइनस 1, ब्रो इट इज नॉट 2, इट इज 2 रेज टू n, ये चीज आप जरा ध्यान देना, ये हर एक x के साथ में जाएगा। ये अपने को क्या करना है, गेट ये पूछ रहा है, ठीक है, आज तो हम रिकरेंस रिलेशन पढ़ रहे हैं, गेट ये पूछ रहा है, गेट ये दिया है a ऑफ n 2 ऑफ n माइनस 1, उसके बाद में समेशन ऑफ a ऑफ n इंटू एक्स रेज टू n, एंड देन समेशन ऑफ 2 रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n, तो ये 2 रेज टू n इंटू एक्स रेज टू n है। वैल्यू पुट करके भी सीरीज बना सकते हो भौतिक, ये 1 रेज टू n, तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। तो गेट इज आस्किंग दिस पार्ट, गेट है ना, देखो बड़े होशियारी से गेट ये पूछ रहा है, मतलब हम रिकरेंस रिलेशन में यहां से ये निकालते ना, तो गेट ने सोचा चलो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, यहां से ये कर लेते हैं। अब
दोनों चीजें आ गई। कल का जनरेटिंग फंक्शन का भी एक टॉपिक पेंडिंग था जो मैं अभी बता दिया आप लोगों को। दैट इज वेरी इजी। लव यू सर, आई लव यू टू ब्रो। चलो हो गया, ये समझा ही नहीं समझा? अब मैं शॉर्टकट बताता हूं। अब चलते हैं ये क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, नहीं तो ये भूल जाओगे आप। गाली पता नहीं, बहुत सारे लिखना चाहते हैं पर लिख नहीं पाते हैं, सोचते हैं लिख दूंगा। लिखना है तो लिख दो यार, वैसे भी आज सेकंड लास्ट क्लास है अपनी। सुनना, इसको मैं फटाफट ले लेता हूं एक बार। a of n 3 times of a of n plus 1 minus 2 times of a of n 0 a0 और 1, ठीक है। a of n plus 2 x raised to n plus 2 सब में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि ये वाले फॉर्मेट में बनाना था इसलिए। अब इस क्वेश्चन को हमको दोबारा सॉल्व नहीं करना है, बस मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। बाकी का ये ऐसा ऐसा ये फिर ऐसा ऐसा ये फिर ये हो गया रिवीजन आपका, ठीक है। दैट विल बिकम वेरी इजी एंड इट इज वेरी सिंपल। चलो ठीक है, शॉर्टकट बताता हूं। क्वेश्चन क्या था? यही था, 3 टाइम्स ऑफ ए ऑफ, ये देखना क्वेश्चन ये था। ठीक है, सुनना अभी। सुनना जरा, मेरी बात सुनना। मेरे फर्स्ट क्लास के बारे में क्यों बात कर रहे हो? इसका शॉर्टकट बता देता हूं, फिर फर्स्ट क्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसका शॉर्टकट पहले सुन लेना। सुनना जरा, देख भाई, a0 x रेज टू 0 होता है, फिर a1 x रेज टू 1, फिर a2 x स्क्वायर होता है। ध्यान से सुनना जरा, ठीक है। अरे भाई सुन तो लो यार, ठीक है। पहले सुनो, जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है? जनरेटिंग फंक्शन होता है a0 x रेज टू 0, a1 x रेज टू 2, a2 x स्क्वायर होता है। अगर मैं इसको a ऑफ n लू, ठीक है, एग्जाम्पल, तो ये मेरा a ऑफ n प्लस 1 होगा और ये मेरा a ऑफ n प्लस 2 हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको रेफरेंस लेता हूं तो ये, इसका जो पावर होता है x रेज टू 1 होता है, इसका जो पावर होता है वो x रेज टू 2 होता है। चाहे हम किसी के भी फॉर्मेट में ले, अगर एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 3 एक्स रेज टू 4 पूरा जनरेटिंग फंक्शन ही है। इसका अगर रेफरेंस लिया, इसका एक पावर ज्यादा होता है, इसका एक पावर ज्यादा होता है। अब मैं आप लोगों को शॉर्टकट सिखाता हूं। अब अगर मैंने इसका रेफरेंस लिया तो इसका जो पावर होगा वो 2 टाइम्स, इसका पावर 3x, इसका पावर -2। इसका रेफरेंस मैंने लिया, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट था। a ऑफ n का मैंने रेफरेंस लिया तो ये क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये शॉर्टकट है। फिर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इट इज इक्वल्स टू 0। फिर मैं यहां पर रूट्स पता कर लूंगा, रूट्स आएगा मेरा 2 और 1, ठीक है। उसके बाद में एक आता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a ऑफ n, ये रूट लिख लो 2 रेज टू n c1, 1 रेज टू n c2। क्या किया मैंने? 2 स्टेप बताया। 2 स्टेप क्या है? रेफरेंस लेना है, इसका रेफरेंस लिया, इसकी पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इसके पहले कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसकी पावर एक्स टाइम है, इसके पहले 3 कोएफिशिएंट है, यही रेफरेंस पॉइंट लिया था। इसको सॉल्व करके रूट्स निकाल दिया, रूट्स आ गए 2 और 1। इनको मैंने इस फॉर्मेट में लिख दिया 2 रेज टू n c1 प्लस 1 रेज टू n c2। अब n की वैल्यू 0 रख दो और n की वैल्यू 1 रखते हो। क्यों रखते हैं? क्योंकि c1 और c2 की वैल्यू अगर अपने को मिल जाएगी, अपना इक्वेशन बन जाएगा। हमें पता है कि a0 की वैल्यू 0 है, a1 की वैल्यू 1 है। पुट n इट इज इक्वल्स टू 0। इसमें अगर 0 रखा, ये a0 आ जाएगा, इट विल बिकम 2 रेज टू 0 c1, 1 रेज टू 0 c2। एनीथिंग रेज टू 0 it will become 1। तो इसकी वैल्यू c1 प्लस c2 इट इज इक्वल्स टू 0।
n की वैल्यू 1 रखो तो इट विल बिकम a1 2c1 प्लस c2। a1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2c1 प्लस c2 इट इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व कर लो अगर माइनस करना है तो, माइनस c1 प्लस 0 इट इज इक्वल्स टू -1। c1 की वैल्यू आ जाएगी -1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी 1। सब्स्टिट्यूट कर दो, c2 की वैल्यू, ओए गलत लिख दिया है मैंने कुछ तो, c1 की वैल्यू है +1 और c2 की वैल्यू है -1, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। a of n 2 raised to 1 into 1 minus 1 raised to n, a of n it will become 2 raised to n minus 1, this will become your solution। खत्म। 2 raised to 1, रूट्स पता कर लो, देखो कुछ नहीं करना है, रूट्स पता करना है, 0 रखना 1 रखना बस। ठीक है, रूट्स पता करना है, फिर क्या करना है, 0 और 1 रख के C1 C2 की वैल्यू पता कर लो और सब्स्टिट्यूट कर दो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोला जाता है। एक बार खुद से सॉल्व करना है जरा, क्या करना है, पहले तो रूट्स निकाल लो, रूट्स निकाल लिया, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस रूट्स के फॉर्मेट में लिख दो, पुट n इट इज इक्वल्स टू 0, पुट n इट इज इक्वल्स टू 1, आंसर निकाल के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में रख दो। एक बार जरा खुद से ट्राई कर लो, शॉर्टकट है ये। एक बार खुद से कर लेना। सॉरी, हो गया। रेफरेंस वाला क्या है मालूम है, जो छोटा टर्म होता है ना राकेश, उसको रेफरेंस लेते हैं, उससे जो हायर टर्म वाला होता है उसमें x ले लेते हैं, उससे जो हायर टर्म होता है उसमें x स्क्वायर कर देते हैं। एक दूसरा ही एग्जांपल लेता हूं, उसमें समझा देता हूं। जैसे मैंने अगर ये लिया a ऑफ n ले लिया, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 1 माइनस 6 टाइम्स ऑफ a ऑफ n माइनस 2। सबसे छोटा रेफरेंस, इसमें a0 की वैल्यू 2 ले लेते हैं, a1 की वैल्यू 3 ले लेते हैं। एक एग्जांपल रैंडम मैंने बना दिया है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो ये n-2 है, ये n-1 है, तो अब ये आ जाएगा ये x स्क्वायर, ये आ जाएगा 5x माइनस 6 एंड देन इट विल बिकम x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब आपके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, अब आपका रूट्स आ जाएगा 3 और 2। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस क्या बनेगा, बनेगा a ऑफ n फिर 3 रेज टू n c1 प्लस 2 रेज टू n c2। इसमें क्या करना है, n की वैल्यू 0 रख दो, इसमें n की वैल्यू 1 रख दो, c1 की वैल्यू आ जाएगी, c2 की वैल्यू आ जाएगी, बैक सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो। रेफरेंस का मैंने ये बोला था a0 x रेज टू 0 प्लस a1 x रेज टू 1 a2 x रेज टू 2 प्लस a3 x रेज टू 3 प्लस a4 x रेज टू 4। इसमें होता क्या है ना, अगर मैं a2 और a3 और a4 को देखूं तो इसका टर्म हमेशा 2 टाइम्स होगा एज कंपेयर टू ये वाला, क्योंकि 3 टर्म है ना,
तीन टर्म है ना दोस्त, तो अगर कोई भी तीन टर्म लूंगा मैं, ठीक है, तो इसका रेफरेंस पॉइंट एक्स स्क्वायर ही होगा, इसका एक्स होगा, और अगर ये रेफरेंस लिया तो ठीक है, दैट्स अ वेरी सिंपल वन। किसी भी तीन टर्म का लोगे तो व्हाट इज द आंसर? हे भगवान, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स उतना नहीं आएगा दक्ष, पर मेरे जो होमवर्क है उसमें मैंने इंक्लूड किया है, इवन मैंने कॉम्प्लेक्स भी इंक्लूड किया है उसमें, एक क्वेश्चन में मैंने कॉम्प्लेक्स इंक्लूड किया है। अभी गेट का मैं एक क्वेश्चन देता हूं, वो मस्त है, उसको सॉल्व कर लोगे। पिछले ही साल एक क्वेश्चन आया था, बट वो बड़ा इजी था, मतलब वो तो 10-20 सेकंड में हो जाता था, बैक सब्स्टिट्यूशन का ही कॉन्सेप्ट था उसमें। अरे दक्ष भाई, पढ़ लिया मैंने एक बार, क्या वापस डॉट करके रिप्लाई रिप्लाई थोड़ी चढ़ना है, पढ़ लिया ना मैंने, डॉट क्या भेजना होता है। डोंट थैंक मी नाउ। कोई फर्क नहीं पड़ता आयुष, मैंने बताया वही लिखने का मतलब है, बस ये लिखने की वैल्यूज हैं। चार्ट ऊपर चली जाती है। हो गया, आ गया सबका आंसर। मैं सॉल्व करूं क्या इसको? एनीवन वांट मी टू सॉल्व इट? प्लीज लेट मी नो दाई। ओए ब्रो, ओए भाई, ओ बड़े भाई साहब, सॉल्व करूं? नहीं ना? हाँ, रूट रेस टू, इसका कॉमन फॉर्मेट में लिख देता हूं, कॉमन फॉर्मेट में भी दूंगा, ठीक है। जैसे अभी मैंने टाइप टू क्या बताया, देखो टाइप टू का कॉमन फॉर्मेट क्या है मालूम है, कि ए ऑफ एन फिर एक्स टाइम्स ऑफ ए ऑफ एन माइनस वन प्लस वाई टाइम्स ऑफ ए ऑफ एन माइनस टू। इसमें जो हमारा रूट्स आता है, लेट्स कंसीडर की R1 कॉमा R2, ठीक है, यहां पर देख लेता हूं, मैं लिख देता हूं R1 कॉमा R2। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनेगा वो ए ऑफ एन R1 रेस टू एन फिर C1 फिर R2 रेस टू एन और फिर ये आ जाएगा C2। उसके बाद में n की वैल्यू 0 रख लो, फिर n की वैल्यू 1 रख लो, एंड देन यू विल गेट योर आंसर्स। ये कॉमन फॉर्मेट है टाइप 2 का। फिबोनाची तुम लोगों से सॉल्व करवा लेता हूं, ठीक है, एक मिनट रुकना, उसकी इनिशियल कंडीशन आई थिंक 0 और 1 है। चलो इसको सॉल्व कर लो भाई लोग। A0 is 0, A1 is 1, okay, try to solve it, ठीक है। तो you will be getting x square x plus 1, x square minus x minus 1, ये तो होगा नहीं, तो रूट्स के लिए यू कैन यूज दिस माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, क्या ये सही है? ठीक है, ठीक है, n0 फाइंड आउट C1 और C2।
ये है ना आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1। तो ट्राई टू सब्स्टिट्यूट, यू विल गेट द वैल्यूज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 11th क्लास। तुम लोग इसमें थक हार जा रहे हो भाई। आईआईटी जेई वाले बच्चे जो होते हैं ना, बहुत तगड़ा सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हंसेंगे, वो बोलेंगे सर ये तो हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। मालूम है भगवान शंकर जी का सीक्वेंस नंबर है फिबोनाची सीक्वेंस, पता है तुम लोगों को? भोलेनाथ का नंबर है वो फिबोनाची सीक्वेंस। C1 की वैल्यू आ गई 1/√5, इट इज -1/√5। सजल सिंह थोड़ा गलत कर दिए, फिर से करो। 0 और 1 है, इनिशियल कंडीशन मैंने चेंज कर दी है, गेट वाली कर दी है मैंने। कि मैं ढाकू एक नंबर दा। Try to understand the geometry of Kashi Vishwanath. नहीं, सेम रूट्स के लिए अलग है। ठीक है, आ गया आंसर। तो व्हाट इज द इक्वेशन? a of n 1/√5, 1 plus √5 divided by 2 raised to n minus 1/√5। ठीक है, 1 minus √5। ये एक्चुअली दिखता बड़ा टफ है, लेकिन ये बड़ा इजी है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड आया था, तो इट इज वेरी इजी एक्चुअली। एक कमेंट 2 बार दिख रहा है तो आप चश्मा लगा लो। हो गया भाई, सब रिप्लाई कर रहे थे, कहां भाग गए सब? आ गया ना भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम है बोल दो यार। ऐसे ऐसे मत किया करो यार, बता दो, मैं सॉल्व कर लूंगा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो। अगर कुछ भी इशू है बोलो, मैं सॉल्व करके देता हूँ। मैं खड़ा, तुम्हारा भाई खड़ा है यहाँ पे, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, ओके ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस द टाइप 3। ठीक है, टाइप 3 में क्या करना है आप लोगों को? यू जस्ट हैव टू मेक अ वेरी स्मॉल चेंजेस इनटू दैट एंड लेट मी ट्राई टू टेल यू। जैसे ये इसका फॉर्मेट है a ऑफ n x टाइम्स ऑफ a ऑफ n-1 प्लस y टाइम्स ऑफ a ऑफ n-2। इसमें रूट्स क्या क्या होते हैं मालूम है? इसके जो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब इट इज r, r। तो योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विल बिकम a ऑफ n, ठीक है, r रेज टू n c1 प्लस ये n एक्स्ट्रा आता है n इंटू r रेज टू n c2। ये n जो है, दिस n इट इज गेटिंग एक्स्ट्रा,
अब आप पूछोगे कि ये एन एक्स्ट्रा कैसे आता है, ये सारा गेम आपका जनरेटिंग फंक्शन वाला है, ठीक है, सारा गेम आपका जनरेटिंग फंक्शंस वाला है, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आती है, कब आती है, जब रूट्स अपने सेम होते हैं। इसके ऊपर चलो सब लोग इक्वेशंस कर लो फटाफट। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर या ए ऑफ एन 6 times of a of n minus 1, 9 times of a of n minus 2. Let me take a0 as a 1, let me take a2 as a 2, ठीक है, is a1, let's consider ये a1 है, that is the value of 2, ठीक है। solve this equation and tell me the answer। क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस में योर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस विल बिकम a of n। अब मुझे ये मत बोलो सर ये कहां से आ रहा है, दिस इज जस्ट राइट नाउ वी आर यूजिंग द शॉर्टकट n इंटू आर रेज टू एन, और ये c2, ये कब यूज करना है, जब आपके रूट्स जो होंगे वो बेसिकली सेम होंगे, r कॉमा r होगा। दिस ऑल वी आर पिकिंग अप फ्रॉम जनरेटिंग फंक्शंस वाली चीज से। अगर इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो n एक्स्ट्रा आता है। हो गया। एक्चुअली आई टेल यू कि क्या होता है मालूम है, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये तुम्हारी C1 और ये C2 की वैल्यू आ जाती है, और ये इक्वेशंस बन के आता है। तो इक्वेशन एक्चुअली यहां से उठाता है, बाद में ये जो पार्शियल फ्रैक्शंस है ना, इसमें C1 और C2 की वैल्यू लेके आ जाता है। अब जैसे इसमें -1 और 1 दो वैल्यू आई थी, जब हम लोग ने शॉर्टकट यूज किया था, ठीक है, कहां गया शॉर्टकट, जब हम लोगों ने शॉर्टकट यूज किया था तो उसमें भी देखो एक प्लस और एक माइनस आया। तो जब वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला ये C1 और C2 है, इक्वेशन जो होती है, ठीक है, इक्वेशन जो होती है वो उठा लेता है वहां से, जनरेटिंग फंक्शंस वाले से। तो अपने को भी वही करना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a ऑफ n 3 times of n plus c1 n into 3 times of n c2। सबको आ रहा है ना समझ में, शॉर्टकट देखो, चाहिए तो अपन लॉन्ग कट से भी जा सकते हैं, अपन जनरेटिंग फंक्शंस वाले से भी यूज कर सकते हैं। ये शॉर्टकट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है, सिंपल सा है बस, ठीक है। पुट एन इट इज, अच्छा अगर रीजन पूछोगे तो रीजन भी मैंने पहले 2 स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। पुट एन इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं अगर इसमें n की वैल्यू 0 रखूं, कुछ नहीं करना है यार, मतलब कुछ नहीं है, ऐसा लिखते जाओ बस। 4 साल के इधर आ गया, 4 साल का बच्चा आ गया, n 0 a 0 n 0 c n 0 3 0 c2 a0 1, anything raised to 0 is 1, c1, the value of c1 is 1। अब आप पूछोगे आपका डाउट क्या रहेगा मालूम है, आपका डाउट ये रहेगा सर ये वाला टर्म कहां जाएगा, तो वो 4 साल का बच्चा उधर कोने में जाएगा और इतना जोर से कुछ तो बोलेगा तुम लोगों को, फिर वापस आएगा और फिर ये n इट इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू यहां पे रखेगा, और फिर ये बोलेगा a1 3 raised to 1 c1 प्लस 1 इंटू 3 raised to 1 c2। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, 3, c1 की वैल्यू है 1 प्लस 3 c2, it will become -1, it will become 3 c2, c2 की वैल्यू will become -1/3। try to substitute here, so what it will become a of n 3 raised to n plus, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मुझसे सॉल्व करवाते हो इतने बुढ़े इंसान से, -1/3, so this will become your equation, ठीक है, डन। कुणाल वैसे भी तुम्हारे नाम पे तो बहुत कंप्लेन है, तुम नहीं समझो तो ये अच्छा है, तुम स्पैम करते हो, ठीक है, मेरे को पता है सारे बच्चों का, तुम नहीं समझो, स्पैम करते तो मेरे को क्या ही फर्क पड़ेगा।
क्लियर? ठीक है ना ब्रो? ठीक है, ओके। वैसे इस टाइप के आते नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं बस। इसमें 3 टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसको रेफरेंस मानते हैं तो इक्वेशंस आप में इसमें 3 रूट्स आते हैं। जैसे अगर रूट्स R1 फिर R2 और R3 होता है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बनती है वो A ऑफ n R1 रेज टू n C1 R2 रेज टू n C2 R3 रेज टू n, ठीक है, R3 रेज टू n फिर C3। इसमें 3 कंडीशंस आएगी, A0 दिया होगा, A1 दिया होगा और A2 दिया होगा। 3 इक्वेशंस बनेंगे, C1 C2 C3 पता करना है। फिर दूसरे तरीके का है, ठीक है, रूट्स जिसमें 2 सेम होता है और एक डिफरेंट होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस इसकी बनेगी A ऑफ n R रेज टू n C1 n डॉट R रेज टू n C2 फिर नॉर्मल आपका R3 सॉरी फिर ये R1 रेज टू n फिर C3 आ जाएगा। फिर अगर तीनों रूट्स अगर आपके सेम हो जाएंगे तो ये, हालांकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आता, मैं बस लिखा के ले रहा हूं। 1 2 3 क्वेश्चंस है, रोजन में देख के कर लेना, ठीक है, इस पे कराना टाइम पास ही है ये। A ऑफ n R रेज टू n C1 प्लस n इंटू R रेज टू n C2 प्लस n स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द एक्स्ट्रा पार्ट R रेज टू n C2। तो ये हो गया आपका टाइप 4। ठीक है, इसमें आपके रूट्स अलग होते हैं, इसमें 2 सेम होता है, ठीक है, ये 2 सेम होते हैं, इसमें ये तीनों सेम होते हैं। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस मैंने बना दिए। ये पता नहीं ये क्या कल से इंस्टॉल करवाएं। This I'm using for the first time. कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैंने पढ़ा दिया। वैसे कुछ इस पे क्वेश्चंस नहीं भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे गेट, देखो गेट में फर्क होता है। गेट का क्वेश्चन कैसा आता है मालूम है? गेट आपको ना, जैसा मैंने अभी बताया ना आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया, गेट ये चेक करता है कि मतलब आपको ये चीज आती है नहीं आती है, ओए, ठीक है, गेट ये चेक करता है। जैसे यहां से यहां मैंने लिखा तो गेट ये देता है और ये पूछता है, ऐसे पूछता है। तो गेट क्या है मालूम है आपको ना, कॉन्सेप्ट आपका चेक करता है। गेट कभी ये नहीं सोचता है कि आप कितना अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो, नहीं। अगर इतना अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए होता तो फिर गेट क्या करता था? गेट यही करता था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता था। गेट में आप चीज हमेशा याद रखो, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेंज करते हैं। और ब्रो अगर अगर एक सब्जेक्ट में अगर आपने थिंकिंग एबिलिटी, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं कि सर थिंकिंग, मेरी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में थिंकिंग एबिलिटी बढ़ गई है, इसका मतलब है कि दूसरे सब्जेक्ट में भी बढ़ेगी या सिर्फ सब में? देख भाई, थिंकिंग एबिलिटी, सोचने का नजरिया जो है वो हर एक सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा अगर एक सब्जेक्ट में चेंज होगा। मैंने ये नहीं कहा है आपको कि आप सिर्फ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आउट ऑफ बॉक्स सोचो या थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ अपनी। मैंने ये कहा है कि आप किसी भी क्वेश्चंस को लेके थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाओ। अगर आप इसमें थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाते हो तो 100% ऑपरेटिंग सिस्टम की क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वही तरीके का सोच आएगा। ये आसिफ भाई लिखते हैं पोल स्टार्ट करो, क्या मजे के लिए स्टार्ट करो? कुछ लिखा ही नहीं मैंने, क्या स्टार्ट करो? सर मजा आएगा, मजा आएगा सर, चालू करो। बचपना नहीं गया।
ऐसा मत किया करो भाई, पढ़ाई लिखाई करो यार, देश का नाम रोशन करो। 4 महीने बचे हुए हैं अभी। अरे बस कर भाई घनश्याम। ठीक है, आज का हो गया, कल नॉन होमोजीनियस चालू करते हैं। ये हो गया, आज का हो गया, होमोजीनियस वाले हो गए, नॉन होमोजीनियस चालू कर। ये जितने लोग चार्ट लिख रहे हैं ना, मेरे को पता चल जा रहा है कि कौन कौन इस बार दे रहा है, कौन कौन इस बार गेट नहीं दे रहा है। मैं लिख के देता हूँ कौन कौन गेट नहीं देने वाला है। चलो थैंक यू लिखना चालू कर दिया, सॉरी, कोई नहीं, थैंक यू, गुड नाइट।